आप सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो घटना चक्र के साइंस में नेक्स्ट टॉपिक जैव उर्वरक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और जल्दी से फटाफट कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्स होने वाला है। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद्य है। ठीक है, जैव उर्वरक जो है वो जीवाणुओं जीवों से मिला हुआ खाद्य है। इस खाद्य में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से विद्यमान नाइट्रोजन की फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बना करके पौधों को उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है। तो अगर 30 से 40 केजी जो है खाद का उपयोग किया जाए तो उससे नाइट्रोजन मिल जाता है। प्रति हेक्टेयर भूमि को 30 से 40 केजी नाइट्रोजन मिल जाता है जैविक खाद से, और उपज का 10 से 20% तक बढ़ जाती है। फास्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग से खेतों में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो अगर फास्फोबैक्टीरिया या माइकोराइजा का उपयोग करते हैं जैव उर्वरक के रूप में तो फास्फोरस भी बढ़ जाएगा 20 से 30%। इसके अलावा नाइट्रोजन भी 30 से 40 केजी बढ़ जा रहा था। ठीक है, चलिए। जैविक खाद के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है, इससे फसलों में मृदाजन्य रोग नहीं होते हैं तथा खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ जाती है। अध्ययन की सुविधा हेतु जैव उर्वरकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। जैव उर्वरक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक जिनमें है राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल, बीजीय तथा एजोला। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला है राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल इत्यादि तथा एजोला। फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक। तो फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक में है बैसिलस है, सीडोमोनास है, एस्परजिलस है। ठीक है, तो फास्फोरस घुलाने वाला उर्वरक है बैसिलस है, सीडोमोनास है और एस्परजिलस है। कंपोस्टिंग एक्सीलेटर। तो कंपोस्टिंग एक्सीलेटर कौन कौन सा है? तो सेलुलोटिक ट्राइकोडर्मा है, लिग्नोलिटिक ह्यूमिकोल है। सेलुलोटिक ट्राइकोडर्मा और लिग्नोलिटिक ह्यूमिकोल है। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला राइजोबैक्टीरिया जो है वो स्यूडोमोनास की प्रजाति है। तो पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला राइजो जो बैक्टीरिया है वो स्यूडोमोनास की प्रजाति है। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो एजोला का सहचारी है। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया जो है वो एजोला का सहचारी है और इसी साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होता है, जबकि एजोला जो होता है एक जलीय फर्न है। एजोला कैसा फर्न है? तो जलीय फर्न है, जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होता है। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम, अरहर आदि की मूल ग्रंथिकाओं में भी विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए यूरिया और नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन जो होता है वो राइजोबियम जैपोनिकम, तीन पतिया घास जो क्लोवर है वो राइजोबियम ट्राइफोली, और लूसर्न जो है वो राइजोबियम मेलिलोथी। जलीय फर्न एक्वाटिक फर्न जो होता है वो एनाबीना एजोली, गुन्नेरा माइक्रोफाइला जो होता है नोस्टोक मस्कोरम। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि जब इन पशुओं
उनको उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 केजी एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। तो जो भी होते हैं ना जीवाणु, कवक, ये सारे के सारे तेज करते हैं उस चीज को सहायता करने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला और नीलहरित शैवाल, दोनों का उपयोग जैव उर्वरता और नाइट्रोजन की कमी को खत्म करने के लिए होता है। जैव उर्वरकों बायो फर्टिलाइजर को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक जिनमें है राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, एसेटोबैक्टर है, नीलहरित शैवाल है और एजोला है। वहीं सेकेंड है फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक। ठीक है, फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक, तो फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक में शामिल है बैसिलस है, स्यूडोमोनास है और अस्परजिलस है। बैसिलस, स्यूडोमोनास और अस्परजिलस। कंपोस्टिंग एक्सीलेटर का बात करें तो उसमें हो जाएगा सेलुलोटिक ट्राइकोडर्मा, लिग्नोलिटिक ह्यूमिकोला। ठीक है, तो सेलुलोटिक ट्राइकोडर्मा है और लिग्नोलिटिक ह्यूमिकोला भी संबंधित है। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, तो अगर पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया की बात करें तो वो हो जाएगा स्यूडोमोनास की प्रजाति। किसकी प्रजाति? तो स्यूडोमोनास की प्रजाति। तो यहाँ पे देखिए 4 प्रकार से दिया गया है, 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं हम लोग जैव उर्वरक को। ये चारों भाग के नाम याद रखने हैं। एक होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, दूसरा फास्फोरस घुलाता है और तीसरा कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर करता है और चौथा जो होता है उनकी वृद्धि को प्रभावित करने वाला राइजोबैक्टर है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन की अक्सर कमी होती है, फास्फोरस घुलाना, कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर और पौधों की वृद्धि राइजोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जो है उसको 2 बार देखिएगा तो याद होगा। इस प्रकार नीलहरित शैवाल जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला जो होते हैं, ये दोनों के दोनों जैव उर्वरक हैं। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल और एजोला ये दोनों का दोनों जैव उर्वरक है, जबकि अल्फा अल्फा जो होती है एक फलीदार पौधा है। फलीदार पौधा है अल्फा अल्फा। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नीचे दिए गए कोड से इसका सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे स्टार मार्क है क्योंकि अल्फा अल्फा नहीं होता है यहाँ पे। देखिए ये तो नहीं होगा, एजोला होगा, नीलहरित शैवाल होगा और 1 और 2 तो ऐसा कुछ है नहीं ऑप्शन, इसलिए स्टार मार्क। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, अर्थात नीलहरित शैवाल, एजोला और राइजोबियम तीनों का तीनों उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो देखिए ये नहीं हो जाएगा माइकोराइजा, क्योंकि ये नाइट्रोजन के नहीं बल्कि इसको बढ़ाने के लिए, पौधों को बढ़ाने के लिए माइकोराइजा का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए जस्ट हम लोग पढ़े थे ना कि राइजोबैक्टर जो है किधर गया, हाँ माइकोराइजा। तो राइजोबियम जो है, देखिए राइजोबियम जो है एजोला, नीलहरित शैवाल, नोस्टा, कैनाबिना, एजोटोबैक्टर सभी के सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जबकि माइकोराइजा जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा जो उच्च वर्गीय पादपों के जड़ों और कवकों के बीच में सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। जड़ और कवक के बीच सहजीवी संबंध माइकोराइजा। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो ये हो जाएगा एजोला। एजोला जो है वो जैव उर्वरक का स्रोत है। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो ये हो जाएगा एजोला। ठीक है, एजोला जो है वो जैविक उर्वरक है। पशुओं विशेषतः दुधारी गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो एजोला है। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 केजी एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि दर्ज हो जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी सुमेलित नहीं है। बाकी नील हरित शैवाल जैव उर्वरक बिल्कुल करेक्ट है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण ये भी सही है। बायो 902 सरसों का कायो क्लियर। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है। एजोटोबैक्टर जो है एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में, क्योंकि यदि मृदा में स्वतंत्र रूप से रह के असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। ध्यातव्य है कि एजोटोबैक्टर जो है वो जीवाणु स्वतंत्र रूप से रह के मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैव कीटनाशी है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एजोटोबैक्टर तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पौधों को फायदा दे रहा है, तो ये जैव कीटनाशी कैसे हुआ? मुख्यतः में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीलहरा शैवाल। नीलहरा शैवाल जो है जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। नीलहरित शैवाल जलीय पौधा का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडल नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नीलहरित शैवाल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। निम्नलिखित किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्य जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो नीलहरित शैवाल का उपयोग धान में करते हैं। ठीक है, विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं तथा नाइट्रोजन निर्धारण, फास्फेट सोलुबिलाइजर एवं पौधा वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधों के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नीलहरित शैवाल का उपयोग जो होता है वो जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। धान की फसल में नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। किस्मत धान को। ठीक है, नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु धान को किया जाता है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, तो देखिए ये हो जाएगा नीलहरित शैवाल धान के लिए ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजन का कहता है जरूरत पड़ा। राइजोबियम लेग्यूमिनेसी मटर में हो जाएगा। एजोटोबैक्टर जो है वो गेहूं में, और एजोला जो है मक्का में, ये गलत हो जाएगा। तो एजोला एनाबीना नॉन स्टिक नीलहरित शैवाल ये सब धान का है। ठीक है, एजोला एनाबीना नॉन स्टॉक नीलहरित शैवाल, एजोला एनाबीना नॉन स्टॉक, एजोला एनाबीना नॉन स्टॉक, एजोला एनाबीना नॉन स्टॉक नीलहरित शैवाल सब धान के फसल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम लेगुमिनिसेरम मटर जो है पाइसम सटाइम की फसल में है, जबकि एजोटोबैक्टर जो है वो गेहूं की फसल में एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक है। सामान्यतः एजोला जो होता है वो मक्का की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो धान में होता है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, तो हो जाएगा नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो एजोला का सहचारी होता है, और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नीलहरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जबकि एजोला जो होता है एक जलीय फर्न या एक्वाटिक फर्न होता है, जिसके पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उपज क्षमता में और ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका सहचारी कौन है? तो नीलहरित शैवाल है। और दोनों का दोनों एजोला और नीलहरित शैवाल एनाबीना नॉन स्टाक का उपयोग धान में करते हैं। एजोला है ये क्या? तो एजोला एक जलीय फर्न है। एजोला जलीय फर्न है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, यह हो जाएगा एजोला।
एजोला का जलीय उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग सूक्ष्म जीव के जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो फास्फेटिक जैव उर्वरक कौन सा हो जाएगा? वेस्कुलर, आर्बुस्कुलर, माइक्रोराइजा। राइजोबियम, नीलहरित शैवाल तथा एजोला ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जबकि वेस्कुलर, आर्बुस्कुलर, माइक्रोराइजा जो होते हैं वो फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है। तो वेस्कुलर, आर्बुस्कुलर, माइक्रोराइजा जो है फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? तो यहाँ पे पहला दे रहा है कि खेती बायोचार जो होते हैं ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि करके माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो बायोचार जो होते हैं वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। सही बात है, नाइट्रोजन यौगिकरण जब बढ़ेगा तभी तो खेती में वृद्धि होगा। दोनों सही है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि कर माध्यम के जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में भी सहायक होता है। ये भी करेक्ट है। बायोचार जो होते हैं वो उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। इसे प्रायः कृषि अपशिष्ट अर्थात धान, गेहूं, ज्वार, भूसी, कुक्कुट इत्यादि के पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति व जल धारण क्षमता तथा फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। बायोचार जो होते हैं पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होते हैं। बायोचार पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होते हैं तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी ये सहायक होते हैं। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह नाइट्रोजन के यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें सही हो जाएगा जैव निम्नीकरण जो होता है वो कचरे का अपघटन जो होती है वो गड्ढे में होती है। बिल्कुल सही बात है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये भी करेक्ट है, कार्बनिक पदार्थ भी ज्यादा मिलता है क्योंकि जैव है तो जैव चीजों में तो कार्बन होता ही है। पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में होते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है सी नंबर ऑप्शन के गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण जो प्रक्रियाएं होती है उसको केंचुए धीमा कहते हैं। बड़ी गलत बात है, केंचुए धीमा कैसे करेंगे, वो तो और बढ़ा देंगे ना। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। तो ये भी करेक्ट है। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु तेज करने में सहायता करते हैं। वहीं बात ना के धीमा। फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है। किसके द्वारा? तो फसल के उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। तो तीनों का तीनों उपयोग सभी के द्वारा। तो उर्वरक की मात्रा बार बार प्रयोग करेंगे उसके द्वारा भी क्षमता वृद्धि होगी। नत्रजन अवरोधक उपयोग करेंगे उसके द्वारा भी, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के द्वारा भी। फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी NUE में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, नत्रजन अवरोधक नाइट्रोजन इनहिबिटर्स के प्रयोग, नत्रजन धीरे छोड़ने स्लो रिलीज वाले उर्वरकों के प्रयोग से की जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये दालें हो जाएंगे, दालें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलें दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे अमोनिया में बदल देते हैं।
तो ये जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके और उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण करके नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो है वो पादप हैं? इसमें बताना है कि कौन से हैं पादप। तो देखिए, अल्फा अल्फा ये भी पादप है, ठीक है। अल्फा अल्फा जो है ये भी पादप है। इसके अलावा चना, चिकपी जो है वो भी पादप है। और तित तित तिपतिया घास क्लोवर जो भी है वो भी पादप है। बाकी पालक तो बिल्कुल शाक है, वो तो है नहीं। अब ये तो हम लोग को नहीं पता है, इसको याद करना पड़ेगा। कुल्फा पर्सिलेन ये भी, और चौलाई एमरंथ है। तो देखते हैं इसको फिर से, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है याद करना। अल्फा अल्फा पादप है। चना, चिकपी, चना तो वैसे हम लोग को पता है पादप है। और क्लोवर जो तिपतिया घास है ना, तिपतिया घास भी पादप है, ठीक। नाइट्रोजन यौगीकरण पादप ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों के साथ सहजीविता में रहने वाले कुछ जीवाणु, एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर, राइजोबियम आदि, वायु एवं मृदा रंध्रों में विद्यमान नाइट्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से अमोनिया निकाल लेते हैं। इसलिए अल्फा अल्फा, चना और तिपतिया घास नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप के उदाहरण है। तो अल्फा अल्फा भी नाइट्रोजन वाला पादप है, और तिपतिया घास और चना भी। ज्ञातव्य है कि नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण जीवाणु मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों के साथ ही सहजीवी संयोजन करते हैं। तो ठीक है, वो तो जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता ही है, लेकिन कुछ ऐसे पादप है जो खुद भी अपना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप, तो वो हो जाएंगे चना, तिपतिया घास और अल्फा अल्फा। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नहीं है तो बिल्कुल धान नहीं है। बाकी चना है, सेम है, मटर है। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम, अरहर आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। धान की खेती में प्राय नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और इसीलिए इसमें यूरिया, नीलहरित शैवाल, एजोला फेंकते रहते हैं ताकि उसको नाइट्रोजन मिल सके। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन? ठीक है, सोयाबीन में, तो सोयाबीन में कौन करेगा? राइजोबियम जैपोनिकम। कुछ बैक्टीरिया एवं नीलहरित शैवाल जो होते हैं, ब्लू ग्रीन algae, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित रिड्यूस करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी या सहजीवी सिम्बायोसिस, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, सहजीवी सिम्बायोसिस के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमाचोसी ग्रंथियां जो होती हैं, लेगुमाचोसी ग्रंथियां बैक्टीरिया, नोड्यूल बैक्टीरिया, राइजोबियम हैं, जो झुंड में विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे सोयाबीन जो होता है वो राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है, सोयाबीन राइजोबियम जैपोनिकम, इसमें जीवाणु होते हैं ताकि वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सके। वहीं अगर तिनपतिया घास का बात करें, क्लोवर, तो इसमें कौन सा जीवाणु होगा? तो राइजोबियम ट्राइफोली होता है, ठीक है, राइजोबियम ट्राइफोली होता है। सोयाबीन में जैपोनिकम, तिनपतिया घास में ट्राइफोली। और लूसर्न का बात करें, लूसर्न, तो लूसर्न में होता है राइजोबियम मिलीलोथी, लूसर्न मिलीलोथी, ठीक है, लूसर्न मिलीलोथी, तिनपतिया ट्राइफोली, लूसर्न मिलीलोथी। सोयाबीन जैपोनिकम, तिनपतिया ट्राइफोली, लूसर्न मिलीलोथी। जलीय फर्न का बात करें तो जलीय फर्न में एनाबिना एजोला, ठीक है, जलीय फर्न, एक्वाटिक फर्न, एनाबिना एजोला। गुन्नेरा माइक्रोफाइला का बात करें, गुन्नेरा माइक्रोफाइला का, तो इसमें हो जाएगा नोस्टेक मस्कोरम, गुन्नेरा माइक्रोफाइला मस्कोरम, लूसर्न मिलीलोथी, जलीय फर्न एजोली, तिनपतिया ट्राइफोली, सोयाबीन जैपोनिकम। हो गया। चलिए अब ये है सेकेंड लास्ट। तो लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, बिल्कुल लेग्यूम जो मूल ग्रंथियां होती हैं उसमें।
लेग हीमोग्लोबिन लेगुमिनेसी या फिर फेबेसी कुल के पौधे जैसे कि अल्फा अल्फा सोयाबीन आदि के मूल ग्रंथि में पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन लेगुमिनेसी जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दलहनी फसलें, और फेबेसी या उसको फेबेसी कुल भी कहते हैं, लेगुमिनेसी को फेबेसी कुल भी कहते हैं। तो इसके मूल ग्रंथियों में इसके अलावा अल्फा अल्फा और सोयाबीन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो केंचुए को कहा जाता है। केंचुए को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है। ये किसान के सहायतार्थ प्राकृतिक हलवाहों नेचुरल प्लोमेन और टिलर्स ऑफ द सॉइल का काम करते हैं। केंचुए जो होते हैं वो भूमि में बिल बना करके इसे खोखली एवं पोली बनाते हैं। केंचुए जो होते हैं भूमि में पोली खोखली बनाते हैं जिससे इसमें हवा जा सके। यही नहीं, इनसे उत्पन्न जो पुरुष होते हैं, कास्टिंग्स होते हैं, पुरुष, ठीक है, पुरुष कास्टिंग उत्पन्न करता है कौन? केंचुआ। इसके रूप में ऊपर आई हुई मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें केंचुए का मलमूत्र मिला होता है। ठीक है, तो जो ऊपर मिट्टी आ जाती है ना, वो पॉलिश होकर के, मतलब फुल फुल करके, क्या बोले उसको, तो उसको पोलिश कहते हैं। ठीक है, कास्टिंग्स कहते हैं, और ये ज्यादा उपजाऊ होती है और क्योंकि इसमें केंचुआ अपना मल मूत्र किए रहते हैं। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर होता है क्लोज। तो फाइनली हम लोग कंप्लीट किया फर्स्ट वाला टॉपिक। अब स्टार्ट होगा मानव शारीरिकी और क्रिया विज्ञान। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर पादप, फिर एक और है, फिर ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।